So in this 50-minute session, you are going to experience the 17 best question of quant. Source is IFT previous year question. तो ये 50 मिनट्स में जो 17 क्वेश्चंस आने वाले हैं मस्ट डू क्वेश्चंस हैं. आपको करना क्या है, जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन. आप इस वीडियो को डबल स्पीड में भी देख सकते हो और 1.5 स्पीड में भी देख सकते हो. तो ये 17 क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन है बिफोर एग्जामिनेशन. मैं चाहता हूं 17 क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करो और अपना बेस्ट दो. तो ये 17 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री एंड द सीरीज. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है, S1 बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. इस 4 सेंटीमीटर को बाद में यूज करेंगे. मेरे पास एक स्क्वायर है S1, फाइन, ये स्क्वायर है. C1 सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर. C1 इसे सर्कमस्क्राइब करता है. ये मेरे पास क्या है, C1 है. सच दैट ऑल द कॉर्नर्स ये हैं. अनदर स्क्वायर S2 सर्कमस्क्राइब. अब ये S2 इसमें सर्कमस्क्राइब करता है. मान लो कि ये टच हो रहा है. फिगर इज नॉट एज पर स्केल. ये S2 है मेरा स्क्वायर. देन आपके पास क्या आता है, सर्कल 2 आता है एंड सो ऑन. यही हमें पता है. AN इज द एरिया बिटवीन द स्क्वायर SN स्क्वायर एंड द सर्कल CN. ये स्क्वायर और सर्कल के बीच का एरिया है, मतलब ये इस पोर्शन का एरिया है, हमें पता है. अब देखते हैं कि ये एरिया निकलता कैसे. सबसे पहले अगर आपको A1 निकालना है, A1 इज व्हाट, A1 में आपको करना क्या है, सर्कल 1 से S1 सब्ट्रैक्ट करना है. दिस वन इज A1. अब सर्कल 1 से S1 सब्ट्रैक्ट करना है. योर साइड इज 4 सेंटीमीटर. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आपको पता है द डायमीटर इज द डायगोनल जो आपका दिखता है ये होगा 4√2. तो रेडियस 2√2 है, मुझको पता है. तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 8 पाई इज द एरिया माइनस 16. ये आपका A1 होगा, ये हमें पता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2. A1 और A2 में क्या रिलेशनशिप है. अब आप एक बात देख लीजिए, अगर आप साइड में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं तो आप एरिया में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द साइड रिलेशनशिप. ये सारे फिगर्स ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. ये पैटर्न चल रहा है कि अच्छा मैं तुम्हें सर्कमस्क्राइब करूंगा, मैं तुम्हें सर्कमस्क्राइब करूंगा. मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है ये सिमिलर फिगर का पैटर्न है. अगर आप सिमिलर फिगर्स के पैटर्न पे काम करते हैं तो आप एक सीक्वेंस सीरीज क्रिएट करते हैं और उस सीक्वेंस सीरीज से आप सॉल्व करते हैं. तो हर एक सीक्वेंस सीरीज में आपका क्या दिखता है, जीपी चलता है आराम से. ये जो लेंथ है आपका, ये आपने निकाला 4√2 है, तो मतलब ये लेंथ भी आपका 4√2 होगा, बिकॉज ये भी तो आपका डायमीटर है. मींस इसकी जो साइड है, S1 की साइड अगर आपकी 4 थी तो आपने S2 की साइड निकाली जो इसके डायमीटर के बराबर है, ये 4√2 है. अब देखो, पहला रेडियस आपका 4 है, जो दूसरा है आपका साइड, सॉरी नॉट द रेशियो, 4 आपका साइड है, तो दूसरा है 4√2 है. साइड रेशियो अगर √2 है तो मुझको पक्का पता है एरिया रेशियो साइड रेशियो का स्क्वायर होगा, ये 2 होगा इन द रेशियो टर्म व्हिच इज R ऑफ द GP. तो GP का R होगा. मतलब ये अगर यहां पे कुछ वैल्यू होती है तो ये वैल्यू इससे जस्ट डबल होगी, बिकॉज साइड में आपका √2 मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मुझे पता है हर एक बार हम √2 स्क्वायर दैट इज 2 मल्टीप्लाई करेंगे. Sn का वैल्यू होता है A, Sn का वैल्यू होता है A इंटू Rn माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1. ये Sn है. विच वन इज AN इज द एरिया बिटवीन द स्क्वायर दिस एंड द सर्कल दिस. देन हमें क्या है, देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल AN. सम ऑफ ऑल AN मतलब Sn. टू A निकालना है, टू A निकालना है. ये कैंसल आउट हो गया. दिस वन इज Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. दैट वी नो. अब R हमने कितना निकाला है, एरिया के टर्म्स में 2 निकाला है. अगर मैं वहां 2 पुट कर दूं तो ये 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. ये नहीं है, ये नहीं है, कैन नॉट भी नहीं. हम डिटरमाइन तो किए हैं, अलग बात है कि n के टर्म्स में डिटरमाइन किए. क्वेश्चन में n है तो ये भी नहीं है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव. अब लोग कंफ्यूजन होंगे कि सिंस हमने एग्जैक्टली नहीं निकाला तो आंसर कैन नॉट भी होना चाहिए था. आप n दे दीजिए, क्वेश्चन में n पूछा गया है, दिया हुआ है, इसलिए आंसर n के टर्म में आया. इस पूरे सीन में आपको समझना होगा दो बातें. एक तो ड्राइंग, कैसे ड्राइंग हो रही है, और दूसरा अगर आप सिमिलर फिगर्स में काम करते हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर एंड द सर्कल सिमिलर है, तो ये सिमिलर फिगर सिमिलैरिटी की तरफ लीड करती है. साइड रेशियो का √2 है तो एरिया रेशियो साइड का स्क्वायर होता है, डबल होगा, और हमने जीपी लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
सो इन दिस क्वेश्चन क्या है, अ बिजनेस ग्रुप हैज 3 कंपनीज X, Y, G. सो हमारे पास 3 कंपनीज हैं, X हैं, Y हैं एंड G है. फाइन. देन वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. Trust P, which is engaged in the charitable activities, each group company has to donate 5%. 5% आपको डोनेट करना है, मीन्स 1/20 डोनेट करना. आप लिख सकते हो 5% इज एक्चुअली 1/20. फाइन. देखते हैं कि क्या यूज करना है. एक्सक्लूडिंग द लोन, जितना आपके पास लोन है उसके अलावा जितने बचते हैं उसका 5% डिनोट करना है. एक्स हैज गिवन अ लोन टू वाई, विच इज, एक्स ने एक लोन दिया है वाई को, विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द फंड्स. मतलब मान लो कि एक्स ने वाई को 10 रुपीज लोन दिया है, विच इज 10% ऑफ द फंड्स ऑफ वाई. मतलब वाई के पास फंड्स कितने थी, वाई के पास 100 रुपीज था, इसने ये लोन दिया है, मतलब एक्स के पास कम है. अब यहां तक तो ठीक है, मैंने वैल्यूज में भी काम करते हैं, बाद में लोग देखते हैं क्या है. After receiving the loan, Y has fund which is the 2 times of the funds of Z. अब Y के पास कितने टोटल हो गए? अगर आप लोन देते हो इनको 10 रुपीज का, पहले से था वो 100 रुपीज, 10% है, इसके बाद 110 रुपीज हो गए, मुझको पता है. Which one is 2 times of the funds of Z? मतलब Z के पास 55 रुपीज हैं, that we know. यहां तक मुझको पता है. Z के पास इतना ही है. अब Z देता कितना है? 1/20. अब देखो आप ये 20, इससे बेटर मैं करता हूं कि सब में 20 मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझको 20% निकालना है. तो मैंने सब में 20 मल्टीप्लाई कर दिया. यहां मुझे पता है कि हमने किया क्या, 20 मल्टीप्लाई किया कि 20% निकालना है. अब देखते हैं, इफ जेट के पास इतने थे फंड, अगर यहां पे था 2000 तो हमने 200 दिया है, इसके पास 2200 टोटल फंड्स है. 2200 का हाफ होता है 1100. जेट के पास अगर 1100 है, देन उसने 5% मींस 1/20. 55 इंटू 20 जो जेट का फंड है का 1/20 मींस इसने लोन 55 दिया है, मतलब 55 रुपीज का लोन दिया है. दैट इज डोनेशन. अगर जेट ने 10,000 दिया है, बट यहां पे तो 55 है, टू द ट्रस्ट, देन हाउ मच इज द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ट्रस्ट को कितना करता है. तो वाई के पास पैसा कितना है, वाई के पास इतना पैसा है, इसका 1/20. अगर मैं इसका 1/20 निकालूंगा मींस वाई को 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करनी चाहिए थी. अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. इफ 55 को हम लोग 10,000 बोलते हैं, यहां देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में 55 जेड ने किया है हमारे डेटा में, बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है 10,000. अगर ये 10,000 है तो क्वेश्चन क्या है कि 100 इज व्हाट, दैट्स द वैल्यू. सो द 1 बिकम्स 10,000 डिवाइड बाय 55, दैट्स द वन वैल्यू इनटू 100. 5 से कैंसिल आउट करते हैं, यहां 11 होगा, यहां आपका क्या हो जाएगा 20. ये ठीक है. अब अगर आप इसको देखोगे तो दिस वन इज 11. आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, 1/11 और यू कैन से 100/11. 100/11 इज 9.09. 100/11 इज 9.09. तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है ये 9.09 है, इंटू 100 है, इंटू 20 है. ये जो वैल्यू है दिस वन इज व्हाट, 909 इंटू 20. मतलब आपका ये हो जाएगा कितना, 18180. अप्रॉक्स 18,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये बेसिक है, आप बेसिक तरीके से भी बना सकते थे. तो दिस वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि राउंड 1 क्वेश्चन नहीं है. बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा ड्रिलिंग है, बहुत सारे फ्रैक्शन की बात हो रही है. तो मैं इसको राउंड 1 में तो कभी नहीं सॉल्व करूंगा. राउंड 2 या राउंड 3 या मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बाकी कुछ इजी क्वेश्चन हमें दिखे थे, बाकी इजी क्वेश्चन हमें मिलते हैं. बट इस क्वेश्चन को हम आइए 1 बाय 1 स्टेप पढ़ूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट क्या है, देन इसको सॉल्व करेंगे. A metallic solid has a made of the solid cylinder base with solid cone. देखो आपके पास एक क्या है, बेस है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, एंड उस पे आप क्या करते हो, एक कोन है आपके पास, ये आपको पता है, दैट्स द फिगर, यहां तक पता है. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर. आपकी रेडियस दी हुई है 5, दैट यू नो, मतलब यहां भी रेडियस क्या है 5, इतना पता है. एंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द कोन इज 3:2. सिलेंडर की हाइट अगर 3x है तो इसकी हाइट जो होगी दिस वन इज 2x. ये मुझको पता है, ठीक है. यहां तक तो हमने फिगर ड्रॉ किया. अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, अ सिलिंड्रिकल होल इज ड्रिल्ड. बॉस इसका क्या मतलब है, सिलिंड्रिकल होल ड्रिल्ड होता है. आप होल जब ड्रिल करते हो तो आप कहीं से भी ड्रिल कर सकते हो, बट सिलिंड्रिकल होल जो 3D फिगर हम पढ़ते हैं वो ड्रिल होता है तो फ्लैट सरफेस पे ड्रिल होता है. दिस इज अ कर्व सरफेस. कर्व सरफेस पे आप सिलिंड्रिकल होल ड्रिल नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है.
इन्हें बोलना चाहिए था, ये बेसिक फंडा है। तो ये जो है ये टिप है। यहां पे मैं सिलिंड्रिकल होल ड्रिल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, यहां पे भी हम सिलिंड्रिकल होल ड्रिल नहीं करना चाहेंगे। तो कहां ड्रिल करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं यहां ड्रिल करना चाहूंगा। तो सिलिंड्रिकल होल हम लोग जब भी ड्रिल करते हैं तो वो करते हैं फ्लैट सर्फेस पे, ये मुझको पता है। दिस वन इज द ड्रिल मैं यहां से करना चाहूंगा और कुछ हाइट जाऊंगा। हाइट कितना जाना चाहते हो आप? हो सो दैट द वॉल्यूम, ये दैट इज द हाइट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का 2/3 हाइट है। 2/3 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 2x और 3x था, मैं इसमें 6 और 9x में काम करना चाहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, 2:3 के रेशियो को 2:3 रेशियो लिखा है, बट 9 और 6 में काम किया है। टोटल कितना हो गया? 15। इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड इज 15 का 2/3 10 होगा। इट मींस हमें पता है हम 10x की हाइट पे ड्रिल कर रहे हैं, तक ड्रिल कर रहे हैं। ये मैंने ड्रिल किया, ये सॉलिड मैंने ड्रिल किया। अगर आप सॉलिड ड्रिल करते हो तो आपके पास है क्या? आपका एक जो नया सिलेंडर जो ड्रिल हुआ है ये है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिमेनिंग। दूसरा क्या है? रिमेनिंग। यही रिमेनिंग जो बचा हुआ है ड्रिल होने के बाद इज दी ओल्ड सॉलिड। ये क्या है? ओल्ड सॉलिड जो पहले था। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात समझ में आएगी तो अगली लाइन में समझ आएगा। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द होल, वॉल्यूम ऑफ द होल इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आफ्टर ड्रिलिंग। मतलब रिमेनिंग 1/3 का मतलब अगर मेरी वॉल्यूम 1 है तो रिमेनिंग आफ्टर ड्रिलिंग की वॉल्यूम 3 होगी, टोटल ओल्ड सॉलिड 4 का होगा। आपको ये बात समझ में आई कि मेरा जो होल है वो 1/3 ऑफ द सॉलिड जो बचा हुआ है। मेरा अगर 1 है तो जो सॉलिड बचा हुआ है वो 3 है, टोटल कितना है? 4। ये लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द होल जो सिलिंड्रिकल है टू द सॉलिड, सॉलिड में क्या है आपके पास? सिलेंडर एंड द कोन का रेशियो वॉल्यूम का 1:4 है। आइए इस 1:4 के वॉल्यूम को सॉल्व करते हैं। सो वी नो दिस वॉल्यूम रेशियो इज 1:4, परफेक्टली फाइन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बॉस वही तो निकालना है कि रेडियस कितना है, हमें पता करना है कि रेडियस कितना है, नहीं पता। इनटू हाइट, हाइट कितने है आपके पास? हाइट ऑफ द होल इज 10x, ये मुझको पता है। अब अपॉन टोटल, टोटल क्या है आपका? टोटल हमें निकालना है दिस सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, 5 इज द रेडियस, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट क्या है आपकी? 9x। ये आपका क्या होगा? बेस का सिलेंडर। एंड द कोन 1/3 इनटू पाई इनटू आर इज 25 स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है आपके पास? 6x। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल आउट होता है। लेट्स कैंसिल आउट सम थिंग्स। मुझको पता है कि हर एक जगह से पाई कैंसिल आउट होगा, एक्स भी हर एक जगह से कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा जाएगा। तो 1/4 ऊपर में जो मेरा बचेगा वो बचेगा 10r स्क्वायर, यहां बच जाएगा 25 9 जा 225 प्लस 50 इज इक्वल टू 10r स्क्वायर इंटू 275। तो जो r की जो वैल्यू होगी 275 ऊपर जाएगा अपॉन 40, आर स्क्वायर नॉट द r 40। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, यहां बचेगा 8, यहां बच जाएगा 5 का 5 5 जा 55। सो द r की वैल्यू होगी वो हो जाएगी √55 डिवाइड बाई 8, विच वन इज आवर आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट क्या आप एग्जाम में बनाना चाहोगे? नहीं, लेकिन एग्जाम के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, आपके लैंग्वेज को अच्छा करेंगे, आपके कंस्ट्रक्शन, आपके फिगर को अच्छा करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के बाद बनाना चाहिए, समझना चाहिए और आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। तो आईएफटी का वन ऑफ द बेस्ट मेंसुरेशन क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो दिखता है बेस थ्योरम की तरह, बट हम जब चार्ट को प्लॉट करते हैं, डेटा को प्लॉट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को भी डरिए नहीं, हाँ आप राउंड 2 में बना सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। आपके पास क्या है? एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, रशियन है, फुटबॉल है, टाइम पास नहीं है। टीम विल द प्ले 40% ऑफ इट्स मैचेस आर्टिफिशियल टर्फ पे। मतलब अगर 100 मैच होती है मान लो, तो आर्टिफिशियल टर्फ पे आप 40 मैच खेलते हो। नेचुरल टर्फ जिसको हम ग्रास बोलते हैं उस पे 60 मैच खेलते हो। आपको यहां तक तो पता है, ठीक है। यहां तो हमने लिख लिया, ही नोज दैट द फुटबॉल प्लेयर चांसेस ऑफ इनकरिंग अ नी इंजरी इज 50% हायर देन द प्लेइंग ऑन द आर्टिफिशियल टर्फ देन द ग्रास। अगर ग्रास पे 2x की इंजरी हो सकती है तो यहां इंजरी क्या होगी? 3x, 50% हायर। आप यहां पे x लिखते तो मैं 1.5 लिखता। ये इंजरी के चांसेस हैं, मुझको पता है। डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। इफ द प्लेयर्स चांस ऑफ द नी इंजरी ऑन द आर्टिफिशियल टर्फ इज 0.42, मतलब ये दिया हुआ है 0.42, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 0.42।
तो ये जो आपका होगा दैट इज x का वैल्यू 0.42 है, तो x सॉरी 3x का 0.42 है, तो x इज द 14.28, ये मुझको पता है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फुटबॉल प्लेयर विद द नी इंजुरी, विथ नी इंजुरी, हमें नी इंजुरी निकालना है। फुटबॉल प्लेयर जिसको नी इंजुरी हुई हो, अगर आप यहां पे खेलते हो, एज्यूम अभी ये कैलकुलेशन को करते हैं, तो मुझको पता है 120x का नी इंजुरी होगा, x का वैल्यू हमें पता है कि 0.14 हम पुट कर दें, यहां पे नी इंजुरी हुई होगी, यहां पे भी नी इंजुरी कितनी होगी 120x। अगर आप देखो 40 लोग प्ले करते हैं, उन्हें 3x में चांसेस है नी इंजुरी होने का, तो उनके चांसेस है 120x, x का एक वैल्यू है, देखते हैं। यहां 60 लोग प्ले करते हैं, 2x को नी इंजुरी हो सकता है, तो 120x को नी इंजुरी हो सकता है, दोनों इक्वल है। मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग नी इंजुरी बी इट आर्टिफिशियल और द ग्रास सेम होगा। क्वेश्चन क्या है, incurred injury while playing on the grass is half, that is 0.5। बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप डेटा को प्लॉट कीजिए, प्रोबेबिलिटी को देख के डरिए मत, और कंडीशनल हो क्या हो, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्लॉट कीजिए, पढ़िए एंड सॉल्व हो ही जाता है हम लोगों से। दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ IFT प्रोबेबिलिटी, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाफ। दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इफ यू कैन क्रिएट द फिगर। तो आइए हम फिगर क्रिएट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, हमारे पास एक फुट है, मींस हॉरिजॉन्टल पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखते हो एक समिट को, आप ऊपर देखते हो एक समिट को, एज्यूम एस इज 45 डिग्री। यहाँ एंगल आपका क्या बन रहा है 45 डिग्री, आपका ये एंगल 45 डिग्री है, यूज करेंगे। आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग मतलब आफ्टर मीटर एट द स्लोप ऑफ 30 डिग्री, अगर आप 30 डिग्री के स्लोप में ऊपर बढ़ते हो, और वो बढ़ते कितना हो 100 मीटर, देन यहां पे आप पहुंचते हो, से दिस पॉइंट इज द पी, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट एस है। यहां पे आप पॉइंट अगर एक्स पे पहुंचते हो, ये वाई है। तो जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखना स्टार्ट करते हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनती है, ये 60 डिग्री होता है, हमें ये पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए 30, 60, 90 के बारे में। अगर आप tan भी लगाना चाहते हो तो लगा दो। 30 के सामने अगर x होता है साइड, तो 90 के सामने हमारी साइड 2x होती है, और x के सामने x√3 होता है। साइन रेशियो से निकाल सकते हैं, या tan लगा दो, आपको पता है। अगर आप ये देखो 90 के सामने अगर आपका 50 है, तो 30 के सामने आपका, सॉरी 90 के सामने अगर आपका 100 है, तो 30 के सामने आपका 50 होगा, ये 50√3 होगा। इसको हम बेस मानते हैं। अगर YQ बेस है, तो XM भी आपका बेस होगा B। अब देखो आप 30 के सामने अगर आपका B है, तो 60 के सामने B√3 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, और हम इसे यूज करना चाहते हैं 45 डिग्री, मींस 50√3 प्लस B इज एक्चुअली इक्वल टू 50 प्लस B√3। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां हो जाएगा 50√3 माइनस 50 इज इक्वल टू B√3 माइनस B, और B को अगर हम कॉमन निकालें, तो ये आपका दिख जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पे आपका दिख जाएगा 50 अगर आप कॉमन निकालिए, तो दिखेगा √3 माइनस 1, और यहाँ पे अगर आप B को कॉमन निकालिएगा, तो ये भी आपका क्या है √3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। B का वैल्यू क्या है 50। नाउ सिंस B इज 50, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द माउंटेन। So we have height of the mountain is 50 plus 50√3। अगर मैं 50 को कॉमन निकाल दूं, the answer of 50√3 plus 1 is the answer of this question। जैसा मैंने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक्चुअली फिगर बनाना होता है, देन उसके बाद जो सही डायग्राम पे आप काम कर जाइए, सही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर। दिस क्वेश्चन इज ऑफ IFT, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बट वर्डी है। 1 2 3 4 5 लाइन क्वेश्चन देख के राउंड 2 में जाते हैं। हाँ, ये राउंड 2 का क्वेश्चन है, बट राउंड 2 में करना चाहिए। राउंड 2 क्यों है? बिकॉज लेंदी है, वर्डिंग है। आइए हम लोग डेटा को पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गरिमा हैड ओनली दिस, गरिमा के पास ओनली 3 टाइप के नोट्स थे, 200 के, 500 के एंड 2000, और कोई नोट इनके पास नहीं था। इन हर वॉलेट सी गोज टू शॉपर स्टॉप, काम का नहीं है, शॉपर स्टॉप जाती है, अच्छी बात है, जहां जाती है वहां उनको जाने दीजिए। अब करती क्या जाके, परचेस सम ड्रेसेस एंड गिव हाफ ऑफ हर 2000। मुझको नहीं पता स्टार्टिंग में कितने नोट्स हैं, मान लेता हूं 2x नोट है, बिकॉज हाफ करने में होगा। हाफ दे देती है, तो बचता कितना है उसके पास, बचता होगा x, मतलब 2x का x दे दिया, बचा कितना x। इन टर्न्स रिसीव द सेम नंबर ऑफ, जितना दिए है, जितना बचा है, उतना ही आपके पास यहां पे नोट्स आपको मिला होगा।
पहले से आपके पास कुछ नोट्स थे, आपको x नोट्स और इंक्रीज हुआ है, तो अभी जो आपके पास नोट्स हैं, मान लो यहाँ पे y नोट्स हैं, तो y प्लस x नोट्स आपके पास हो गया है इस ट्रांजेक्शन के बाद। मैं रिपीट करता हूं, आपके पास 2x नोट्स थे, आपने x नोट्स दे दिया, आपके पास x नोट्स क्या हुए, बचे। इतने ही नंबर्स आपके पास इन टर्न्स आपको क्या मिला है, इतने ही सेम नंबर्स ऑफ 200 नोट्स आपको वापस मिल गए हैं। पहले आपके पास कुछ नोट्स y थे, x नोट वापस मिल गए, तो अभी जो आपकी क्वांटिटी है वो y प्लस x है, यही है। सी देन गोज टू रेस्टोरेंट एंड गिव्स ऑल हर 500 नोट्स। जितने भी नोट्स थे सब दे दिया, मतलब अभी मेरे पास कुछ नोट्स नहीं बचे हुए हैं, 500 का नोट्स क्वांटिटी 0 है। एंड रिसीव 30, देखो ये जो लिखा हुआ है 30, इसके एवज में आपको 30 नोट्स और मिलते हैं, कौन से वाले, 200 के, which increases the number of this notes by 75%। पहले x था, 30 नोट्स और मिले, 75% इंक्रीज हुआ। मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इसी 30% के कारण हुआ है। इफ 75% इज 30, देन 100% मुझको पूरी तरह पता है 40 होगा। मतलब मुझको पता है x का वैल्यू 40 होगा। स्टार्टिंग में आपके पास कितने नोट्स थे, 80 नोट्स थे, आपको रिटर्न भी यहां जो मिला 40 नोट्स मिला है, ये आपको पता है। अगर क्या है, नाउ सी हैज 5200 नोट्स, 5200 नोट्स हैं। अगर आपके पास 5200 नोट्स हैं, आपको पहले ट्रांजैक्शन में 40 नोट्स वापस मिले हैं, तो 10 नोट्स पहले थे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द ओरिजिनल नंबर ऑफ दिस नोट्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ 200 एंड 2000 नोट्स कितने हैं, 200 को पहले लिखा है, 2000 को पहले लिखा है, 200 को बाद में लिखा है, इज 80 एंड 10। यही मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत वडी का क्वेश्चन था। अगर आपने आईएफटी पेपर को देखा होगा तो ये क्वेश्चन बीच में थे एंड अबाउट टू एंड की तरफ था, क्योंकि हम लोग प्रेशर में ये सब सारे क्वेश्चन जो इजी होते हैं गलत करते हैं। तो आप कूल रहो, काम रहो, क्वेश्चंस को पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर्स आते हैं। अगर आपके पास टाइम बची हुई है, आप टाइम मैनेज कर पाते हो, आपको ये पता होना चाहिए कब कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो विक्ट्री सक्सेस आपकी है। सो हमने इसको सॉल्व किया, आंसर इज 80-10 और यही हमारा आंसर है, और हम यही हमारा प्रोसेस रहा भी होगा, रहना भी चाहिए एग्जाम में। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपका 1 + 2 + 3 एंड द 1 + 2 2 + 3 3, मतलब सेट थ्योरी में आप काम कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा बहुत बेसिक तरीके से, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से एंड क्वेश्चन पे कमांड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि लिखा क्या है। इन अ सर्वे ऑफ द व्यूअरशिप ऑफ दिस 73% ऑफ दो सर्वेड व्यू एटलीस्ट, मतलब डेटा हमें 73% को ही यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। 73% का डेटा हमारे पास है। अब इस 73% जो टोटल डेटा है उसमें 3 टाइप की जनता है। एक जनता स्टार प्लस देखती है, एक जनता सोनी देखती है, और एक जनता क्या देखती है, सब देखती है। लाइए हम लोग इसको प्लॉट करें। वी हैव व्हाट 38% इज स्टार प्लस, 38% इज स्टार प्लस, 39 इज द सोनी, 39 आपका सोनी, एंड 23 इज सब, 23 सब है, और 11 डेटा सारा कुछ है, मुझको ये पता है। अब क्वेश्चन क्या लेना है, परसेंटेज दो सर्वेड मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या होता है, जो 2 देखते हैं और 3 देखते हैं। तो ये जो 3 डेटा है हमें ये भी लेना है, बिकॉज यहाँ इंटरसेक्शन है। लेट्स से दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। मैं बहुत बेसिक तरीके बना रहा हूँ, नहीं तो 1 + 2 + 3 से बना सकते थे। तो ये मुझे पता है कि यहां तक हमें चाहिए क्या, बॉस मुझे चाहिए x + y + z + 11। ये कितना है तो मुझको बता दो, मैं आंसर बता दूंगा, मुझको यही चाहिए। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन विद द बेसिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है हमें A यूनियन B यूनियन C, which one is 73, सबका यूनियन is A + B + C। A means alone, 38 + 39 + 23 माइनस इन द ब्रैकेट, हम डबल को इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज हमने पहले सिंगल को ऐड किया, तो इंटरसेक्शन पोर्शन है दो का, दैट इज 11 + x, 11 + z, 11 + y। ये 11 जो आपका x है ये 1 होगा, मैं यहां लिख सकता हूं सॉरी 11 + x, ये जो है 11 + z है, ये क्या है 11 + y। इसे हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। a + b + c - ab - bc - ca, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 33 + x + y + z। हमें ये लेना है एंड बाद में इंक्लूड कर देना है ऑल 3, विच वन इज 11, ठीक है, +11। अब निकालते हैं x + y + z का वैल्यू क्या है। इफ वी ऐड, अगर हम इसको ऐड कर दें, दिस बिकम्स 50, ये मुझको पता है, ये क्या आपके पास 50 है। यहां अगर आप इसको देखोगे तो दिस बिकम्स -10, -10 अगर यहां आओगे तो दिस बिकम्स +28। तो जो आपका दिख रहा है 73 इज एक्चुअली इक्वल टू
78 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप इसको सॉल्व करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी 5, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 11 विच वन इज 16, और यही हमारा आंसर है विच वन इज ऑप्शन नंबर ए। ये पहला मेथड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 1 प्लस ट्वाइस 2 प्लस थ्राइस 3 से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आंसर आ जाता, बट दोनों एक ही चीज है, मैंने जस्ट बेसिक मेथड यूज किया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 16। सो दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ज्योमेट्री को राउंड 1 या राउंड 2 में बनाओ। राउंड 2 में हम तब बनाते हैं जब डेटा में इमेज नहीं होती, और यहाँ पे इमेज नहीं है, तो आपको इमेज कंस्ट्रक्ट करना होगा, कुछ सोचने होंगे, आंसर्स बनाना होगा। तो आइए मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप काफी इजीली रिलेट कर पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है, द केस इज इफ अगर आपके पास पैरेलल लाइंस होते हैं तो कॉमन बेस पे बना हुआ एरिया हमेशा इक्वल होता है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉमन बेस पे बना हुआ एरिया इक्वल होता है। दूसरा, अगर आपको पता है ये मिड पॉइंट है और आप लाइन ज्वाइन करते हो तो इन दोनों पोर्शन का एरिया इक्वल होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब दिस एरिया इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द टोटल एरिया, हमें ये पता होता है। तो अब हम इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, बिकॉज फिगर नहीं दिया है इसलिए मैं इसको राउंड 2 में लेके जा रहा हूँ, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता है। We can say boss, this one is P, this one is Q, this one is R, ठीक है। S is the midpoint of QR, S is the midpoint of QR, ये मिड पॉइंट है, ये याद रखना आप। X is any point on PR, X कोई भी पॉइंट हो सकता है PR पे, मुझको नहीं पता है। T is the point on QR, कहां पे है मुझको नहीं पता, बट इन्होंने कहा कि PT is equal to SX, so SX आपका जो लाइन है एंड द PT, ये क्या है, पैरेलल है। हम ये देखते हैं, ये पैरेलल है। इफ द एरिया ऑफ PQR इज गिवन देन द RTX का एरिया क्या है। अब ड्रॉ करते हैं कि बॉस ये RTX है क्या, तो RTX मुझको इस एरिया को देखना है कि ये क्या है। भाई क्वेश्चंस को पहले धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, जो आपका डायग्राम है उसको अपने लैंग्वेज में। ओके, सो वी नो S इज द मिड पॉइंट, मुझको पता है S इज द मिड पॉइंट, और से दिस वन इज डेल्टा। 5.8 को आप डेल्टा मान लो या 5.8 मानो, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ PSR, अगर आपसे देखा जाए तो द एरिया ऑफ PSR इज एक्चुअली द हाफ, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताया था। इफ दिस इज अ मिड पॉइंट और टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस 5.8 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज 2.9। सो ये ट्रायंगल का एरिया है। अभी जो ट्रायंगल है आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल्स किसकी बात हो रही है, हमने इस ट्रायंगल के बारे में बात किया है। अब हम दूसरे ट्रायंगल्स में आना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब आप गौर से देखो, इस ट्रायंगल्स में कैन वी से जो दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन पार्ट है, मतलब ये जो आपका PSR है और जो आपको रिक्वायर्ड है क्या RXT, कैन वी से दिस वन इज कॉमन। इस पोर्शन को मैं अगर मान लूं स्मॉल, कुछ भी मान लेते हैं, x हमने ले लिया तो स्मॉल m मान लेते हैं। स्मॉल m इज व्हाट, XSR का एरिया स्मॉल m है। मुझको बॉस अगर ये एरिया पता चल जाए, STX मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे को आंसर पता चल जाएगा RTX कितना है। अब देखो ये जो है ये आपके SX बेस पे बचा है। SX बेस पे बना, बेस का मतलब लाइन पैरेलल है ना, XX बेस पे बना एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स T पे है। SX बेस पे बना ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स T पे है, मैं बोल सकता हूं SX एक बेस पे बना, ये वर्टेक्स अगर P पे है तो दोनों एरिया बराबर होगा। मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात, अब आप गौर से देखिएगा एंड चीजों को समझना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, मैंने PSR निकाल दिया, विच वन इज हाफ ऑफ दिस PSR, विच वन इज हाफ ऑफ दिस। अब मैं कलर चेंज करता हूं, और आप जिनको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, और जिनको नहीं समझ में आ गया उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमें चाहिए RTX का एरिया। अब देखो RTX is this value. RTX has two portion. One portion is SRX plus another portion is STX. ये दो पोर्शन है। अब मैंने PSR निकाल दिया था। PSR में आपके पास क्या है? If you check the PSR, PSR has two portion. एक आपका क्या है? SXR जो यहां पे भी है, और दूसरा पोर्शन क्या है? प्लस XSP, ये दूसरा पोर्शन है, ये मेरा दूसरा पोर्शन है। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो दोनों में कॉमन है,
बॉस एनी रिलेशन बिटवीन SXP एंड द STX। अब इस दोनों में देखना आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, SX। SX एक लाइन है, SX एक लाइन है इसमें जो P पे एक ट्रायंगल बनाता है। यहां भी SX एक लाइन है जो T पे एक ट्रायंगल बनाता है। मैं इसी दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखना प्लीज। इन द PSR आपके पास दो ट्रायंगल है, इन दिस दोनों ट्रायंगल दोनों में कुछ कॉमन है, ये जो अनकॉमन है उसके बीच की रिलेशन को मैं खोज रहा हूं। यहां भी SX है, यहां भी SX है, दोनों में SX तो है, बट एक जो वर्टेक्स एक P पे जाता है, एक T पे जाता है, यही दोनों है। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि SX इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पैरेलल? क्या क्वेश्चन में लिखा है कि ये पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। इट मींस दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम, जो कॉमन है वो सेम तो ऑलवेज होते हैं, अनकॉमन भी अगर सेम है तो इसका एरिया भी 2.9 होगा, विच वन इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको समझना चाहिए, बिकॉज आगे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिखते हैं, डेटा चेंज कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। So this is the answer of this question. This question is a question of time, speed, distance along with the mensuration और geometry. तो let's solve this question. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, जोसेफ डायमीटर के अलॉन्ग अगर जाता है किसी सर्कुलर पाथ में एंड वो सेमी सर्कल के अलॉन्ग जाता है तो क्या क्या वो हरकत करता है। तो देखो आप क्या करते हो, आपके पास डायमीटर है जिसका लेंथ क्या है r एंड r टोटल इज द 2r एंड आप सर्कुलर पाथ पे जाओगे तो टोटल होता है 2 पाई r, तो यहां पर क्या दिखेगा पाई r। यही दो हरकतें वो करता है। अगर ये दो हरकत आप करते हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इज एक्चुअली द टाइम 1 अपॉन टाइम 2। डिस्टेंस का रेशियो ही एक्चुअली टाइम का रेशियो होता है। और अगर ये रेशियो आपको पता है, ये देखो ये रेशियो कितना है, अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो मुझको 2r लगता है, अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो मुझको पाई r लगता है, कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, यहाँ 11 हो गया, ये रेशियो कितना है 7/11। ये मेरा क्या है, डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस रेशियो इज 7/11, टाइम रेशियो भी आपका जो होगा टाइम 1 अपॉन टाइम 2 7/11 होगा। मतलब आपको पता है कि 4 यूनिट का इन द रेशियो टर्म्स गैप हो रहा है। गैप कितना है, 4 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना यूनिट का गैप बताया है, अगर क्वेश्चन में 4 को 48 यूनिट बताया है जो कि 12 टाइम्स है, तो सारा टाइम 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहां पे आपको लगता है इन दिस पाथ 132 सेकंड आपको लगेगा, यहां लगेगा 12 7 84 सेकंड, दैट यू नो, यहां तक तो आपको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इफ अगर मेरी स्पीड 50 मीटर इन 1 मिनट में है, मेरी स्पीड क्या है 50 मीटर पर मिनट, तो मुझको लगता है कि डायमीटर के अलॉन्ग कितना टाइम लगेगा इनटू टाइम। यहां मिनट में है, यहां सेकंड में है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 7 जा 12 10 जा 5 जा सॉरी 5 10 जा, टोटल आपका हो जाएगा 10 7 जा 70 मीटर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन था, आप रेडियस निकाल से भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने रेशियो निकाल के सॉल्व कर दिया और हमने निकाला क्या, आंसर इज 70 मीटर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस वाज द आंसर ऑफ वन ऑफ द IFT क्वेश्चन 2018। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस विद द मैक्सिमम मिनिमा। आप डेटा को ढंग से पढ़ना, समझना एंड सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड। वो स्पीड कौन सी होगी जहां पे हमारा कॉस्टिंग मिनिमम होगा। हमें ये देखना है कि किस स्पीड पे कॉस्टिंग मैक्स मिनिमम है। ठीक है, तो हम पहले कॉस्ट निकालते हैं। सो हमारे पास दो टाइप का कॉस्ट है इस डेटा के लिए, कॉस्ट 1 इज अ डीजल कॉस्ट और कॉस्ट 2 इज अ ड्राइवर कॉस्ट। ये दो कॉस्ट हमारे पास है एंड इन दो कॉस्ट के साथ हमें काम करना है अपने इस क्वेश्चन को लेकर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डीजल कॉस्ट क्या है आपका, डीजल कॉस्ट होगा कि हमने कितना कंज्यूम किया डीजल और उसकी प्राइसिंग क्या है। तो डीजल जो आप कंज्यूम करते हो पर किलोमीटर, वो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मतलब 1/400 इंटू 1000 अपॉन x प्लस x। आप ये कंज्यूम करते हो 1000 किलोमीटर पे और आपको जाना कितना है टोटल, अगर आपको जाना है इस क्वेश्चन में तो आपको टोटल जाना है 1000 किलोमीटर इनटू दिस वन जो 1 किलोमीटर का कंजम्पशन, दिस वन इज 1000 किलोमीटर का कंजम्पशन। ये मैंने कंज्यूम किया, मतलब इतनी डीजल की रिक्वायरमेंट मुझको है एंड द कॉस्ट ऑफ डीजल इज व्हाट। सो इफ यू चेक द डेटा, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, द कॉस्ट ऑफ डीजल इज ₹65 पर लीटर। ये मेरा कॉस्टिंग है ऑफ डीजल का। अब ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर बोलता है कि मैं पर आवर चार्ज करूंगा। पर आवर हम लोग का मतलब क्या है, टाइम निकालना है। बॉस मुझे जाना है 1000 किलोमीटर और मैं अपनी स्पीड को रखना चाहता हूं x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज अ टाइम
एंड ड्राइवर चार्ज करता है इतने घंटे लगेंगे, ड्राइवर पर आवर्स 50 चार्ज करता है, तो टोटल चार्जिंग आपकी यही है। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो दिस वन इज माय टोटल चार्जिंग। अब देखते हैं कि ऐड करने पे वैल्यूज दिखेगी क्या। लेट्स 0 to 0 को आप कैंसिल आउट करो, यहां 2 जा करो, यहां 5 जा करो, आपके पास क्या है अप टू दिस, यहां तक तो आपने सॉल्व कर दिया है। दिस वैल्यू इज एक्चुअली आपके पास 5 एंड 325, ये 325 वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 325,000 अपॉन ये 2 आपके पास नीचे आएगा 2x प्लस ये 2 तो हमेशा आपके पास रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वन इज 325x अपॉन 2, ये आपने सॉल्व किया ऊपर का। नीचे आपके पास क्या है, आपके पास है 50,000 अपॉन x। फाइन, सॉल्व करते हैं। इस 50,000 को मैं 10,000 में कन्वर्ट करता हूं और नीचे 2x डालता हूं, मतलब ऊपर नीचे 2 ऐड किया। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो वी हैव 4 zeros, यहां 4 zeros, सो दिस वन इज 425 ट्रिपल zeros अपॉन 2x प्लस 325 डिवाइड बाई 2 एंड द x। दिस वन इज अ टोटल कॉस्टिंग, ये मैं टोटल कॉस्टिंग है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा व्हेन द x नीचे है एंड x ऊपर है इज AMGM पे डिपेंड करता है। हम दोनों से मैक्सिमम या AMGM से निकाल सकते हैं, बट किस डेटा के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास जस्ट चेक ax प्लस b बाई एक्स मैक्सिमम मिनिमा देता है विद अ पॉजिटिव x। अगर x पॉजिटिव है, यहां पे तो स्पीड है पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम मिनिमा देता है डेटा इक्वल होने पे। तो द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई ए, हमारा मैक्सिमम मिनिमा इसी में मिलता है। तो हमें अगर इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है तो लेट्स सॉल्व, हम देखते हैं कि सॉल्व करके क्या आता है। इस डेटा को इक्वल करना होगा, फाइन। तो अगर मैं डेटा को इक्वल करना यहां पे स्टार्ट कर दूं, वी हैव 4 2 5 ट्रिपल जीरोस अपॉन 2x, ये इक्वल होगा 325 अपॉन 2 इंटू एक्स। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये x यहां मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर, और यहां दिखेगा 425 ट्रिपल जीरोस अपॉन 325। बहुत सारे कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो या नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आइए कैलकुलेशन के पहले हम कैलकुलेटर यूज करने में कुछ देखते हैं। ये 25 से कट रहा है, मुझको पता है ये 13 है और ये 40 है, इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स डन विद दिस, हमने यहां तक निकाल दिया। अब अगर ये 40 है एंड यहां पे 13 है, 425 मल्टीप्लाई करते हो आप अगर, तो आपको दिखेगा 0 420 कैरी द 2 8 10 कैरी द 1 16 17 17,000 अपॉन 13। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अगर हम इसमें देखना चाहें, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप नॉर्मल भी कर सकते थे। 17,000 डिवाइड बाई 13 इज 13 समथिंग। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, 1307.6 समथिंग, ये यही आएगा। और ये वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर आपका 13 समथिंग है तो अमंग द ऑप्शंस अब आप जाइएगा तो एक्स का जो वैल्यू होगा दैट वन इज 36 पॉइंट समथिंग, एंड हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36। हमें इसमें करना क्या है, हमें देखना है वी नीड टू राइट और फाइंड डीजल एंड ड्राइवर का कंजम्पशन, दोनों को ऐड करना है। देन वी गॉट टू नो कि अच्छा ये ax प्लस bx का फॉर्म है। टू फाइंड द डेटा ऑफ द x, हमें दोनों को इक्वेट करना था, सॉल्व कर देना था, बिकॉज AMGM मैक्सिमम मिनिमा तभी वर्क करता है जब डेटा इक्वेट होते हैं फॉर द पॉजिटिव नंबर। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन सॉल्व किया। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दिखे हैं और आपके एग्जाम में दिखते रहेंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन ऑफ IFT इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ लीकेज, कि अच्छा मुझे कुछ काम नहीं करना था, वो काम मुझसे हो गया, मैंने इसको रेक्टिफाई किया एंड सॉल्व किया। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डेटा को नोट करते हैं। नितिन इंस्टॉल्ड एन ओवरहेड टैंक रूफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, टाइम पास, इसका कोई काम नहीं है। 3 taps are connected to the tank. 2 taps A and B fill the tank, C empty करता है। मेरे पास 3 टैंक्स है A, B and C। डेटा में नोट करता हूं। A फिल करता है टैंक को 12 आवर्स में, ये फिल करता है, मुझको पता है, दैट्स द फिल, फाइन। टैप B alone takes the 1.5 times more than टैप A, 1.5 times more, मतलब 3/2 मोर है।
तो 1 मतलब 12 एंड द हाफ टाइम्स मोर मींस 18 पे फिल करता है, मुझको पता है। टैंक टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीट फिल्ड टैंक इन 36 आवर, और टोटल मिलके ये 36 आवर्स में एम्प्टी करते हैं। डेटा हमारा है। अब डेटा अगर आप टाइम स्पीड में आपके पास सारा टाइम है तो आपको करना क्या होता है, वर्क डन निकालना होता है। मींस टैंक कितने का है, 12 18 36 का वर्क डन हम मान सकते हैं 36 है। एलसीएम इज 36, तो एफिशिएंसी कितना है, मैं अगर 3 भरता हूं तो तुम 2 भरते हो और मैं 1 खाली करता हूं। दिस वन इज डेटा जो मैं पता चला है। Yesterday, to fill the tank, Nitin first opened tap A, then after 2 hours opened the tap B. डायग्राम बनाते हैं कि मैंने पहले 2 घंटे तक टैप A ओपन किया और 2 घंटे के बाद मैंने B को भी ओपन कर दिया, मतलब A और B दोनों ओपन है 2 घंटे के बाद। However, after 6 hours realized, however after 6 hours he realized, 6 hours किसके बाद, कुछ नहीं बोलता है तो स्टार्टिंग के बाद। आफ्टर 6 आवर्स में 4 घंटे और चले हैं, इसको एक बात रियलाइज हुई। मैं बोला आफ्टर 6 आवर्स ऑफ द टैप ए बोलता, देन मैं यहां से 6 आवर्स काउंट करता, बट इन्होंने कहा है 6 आवर्स ही रियलाइज आफ्टर, मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं होता तो स्टार्टिंग से। टैप सी ओपन्स फ्रॉम द फर्स्ट बिगनिंग, मतलब बॉस टैप सी हमेशा मेरे साथ काम कर रहा था। यही क्वेश्चन है कि टैप सी जो मुझको दिखा नहीं था, मेरे साथ काम कर रहा था। ही क्विकली क्लोज द टैप सी, अब इसके बाद टैप सी क्लोज हो गया है। What will be the total time required to fill the tank? टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा टैंक को फिल करने के लिए, मतलब आपने काम किया है ए बी और, तो मैं देखता हूं टोटल टाइम इज द एक्स। मुझे पता है ए ने टोटल टाइम तक काम किया, बी ने 2 घंटे कम काम किया और सी ने ऑन 6 आवर्स तक काम किया है और हमारा वर्क डन कंप्लीट हो गया है। क्या इक्वेशन आपको समझ में आई? ए ने टोटल काम किया, स्टार्टिंग से ओपन था, सबने काम किया और लास्ट तक काम किया। बी 2 घंटे के बाद आया है, मतलब x माइनस 2, और सी जो था जो आपका एम्प्टी कर रहा है वो 6 घंटे तक ही काम किया है। अब इस डेटा इक्वेशन को हम आइए सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, तो यहां आपका हो जाएगा 3x। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज -1 -6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 3x प्लस 2x इज 5x, यहां पे आपका दिखेगा -4 एंड द -x इज -10 इक्वल टू 46। तो जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 46/5। क्या कोई फ्रैक्शन में है? नहीं है। इसका मतलब मुझे जो फ्रैक्शन में करना होगा, दिस वन इज 9 1/5, मतलब 9 आवर्स 1/5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं 12 मिनट्स और होगा, मींस ऑप्शन नंबर सी। आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, आप डेटा प्लॉट किया कीजिए, उसके जो वैल्यूज होते हैं उसका एलसीएम लेके आप काम कर दो, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना दो, या लैंग्वेज समझ में आ रही है तो इसके थ्रू इक्वेशन क्रिएट करो या सबट्रैक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। टाइम एंड वर्क, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका टाइम कभी भी फ्रैक्शन में होता है तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मिनट आवर टाइम सेकंड जिसमें क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो, मींस ऑप्शन जिसमें चाहिए उसमें सॉल्व कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो अलजेब्रा का एंड फंक्शन का ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। यू हैव अ फंक्शन p इन एक्स वाई डिफाइंड है, फंक्शन q इन एक्स वाई डिफाइंड है, एंड यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। सबसे पहले तो इनर ब्रैकेट में काम करते हैं। वी नीड टू फाइंड q 9/4, 4। सो 9 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू q फंक्शन इज 81। पहले हमें इसे स्क्वायर करना है, देन प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, देन 4 स्क्वायर को ऐड करना है। सो वी हैव -20 प्लस 81 इज 61 इज द वैल्यू। देन हमें p में काम करना है। द p इज 7 आउटपुट, 7 आउटपुट इज 61, हमें ये पता है। एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस xy, एक्स स्क्वायर प्लस xy। आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हो, दिस वन इज x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस xy, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको करता हूं, दिस इज 68 का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 7 एंड 42। अब देखते हैं, आपने जो ब्रेक करके नॉर्मल निकाल दो, मुझे कोई इशू नहीं है। 68 का होल स्क्वायर निकालना इज नॉट अ क्वाइट बिग डील, आपको जैसे निकालना है निकाल दीजिए। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू फाइंड 68 स्क्वायर। 88 आपका हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर 64, 6 इज द कैरी। देन आपके पास 2ab होगा, दैट इज 12 8 96 प्लस दिस इज 2 एंड द 102 10 इज द कैरी एंड 36 46 24। एंड इसमें अगर मैं 2 4 7 ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, 7 कैरीज आपका यहां से 1 बचा है, कैरी दे दो तो यहां 9 बचेगा, यहां 5 बचेगा, 4197 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज आपको पुट करने हैं, फंक्शंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, आप ट्राई करना चाहिए राउंड 1 में ही,
क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं दिख रहा है, वैल्यूज रूट में है, अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि पी ए इज इक्वल टू क्यू बी। पी ए मेरा क्यू बी के बराबर है, दैट्स फाइन। पी आर क्यू इज आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ पी ओ क्यू, मतलब ये जो आपका है ये क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्कल है, हमें ये पता है, with the angle 90 डिग्री। अगर AB that's a 25 रूट 2 आपका दिया हुआ है, if this one is the perpendicular distance, आपका कुछ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ आपका क्या दिया हुआ है 30 दिया है from the O, हमें इतना कुछ पता है, तो मैं निकाल सकता हूं कि ऑल वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, दिस और PA QB के बराबर है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं शेडेड एरिया को क्या बना सकता हूं, देखो शेडेड एरिया इज अ रेक्टेंगल, ये दोनों बराबर हैं, 90 डिग्री है, इट्स अ रेक्टेंगल, हमें पता है कि रेक्टेंगल होगा तभी ऐसा कुछ होने वाला है। देन वी नीड टू फाइंड, अगर मैं पूरे फिगर्स में से ये जो मेरा पूरा फिगर दिख रहा है रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल्स में से अगर क्वाड्रेंट में माइनस कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। ये मुझको पता है 25 रूट 2 है, तो ये भी 25 रूट 2 होगा, दैट्स वी नो। अब ये 90 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ये क्वाड्रेंट है तो ये 25 होगा, ये 25 होगा। आइए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के। अगर आपके पास फिगर है जस्ट ए बी सी, दिस वन इज स्मॉल सी, दिस वन इज स्मॉल बी और दिस वन इज स्मॉल ए, अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो फ्रॉम द 90 डिग्री से, तो दिस हाइट इज एक्चुअली इक्वल टू बी सी अपॉन ए, इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होता है। तो मैं बोल सकता हूं अगर मुझको यहां से यहां का हाइट चाहिए, दिस हाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइड बाई 25, तो ये हो जाएगा रूट 2, 25 डिवाइड बाई रूट 2, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। सो ये जो आपका बी क्यू है वो टोटल जो आपका आएगा वो आएगा 30 माइनस 25 डिवाइड बाई रूट 2। हमने सब निकाल दिया, हमें जो निकालना चाहिए था, हमारे पास जो होना चाहिए था। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन कर देते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस वन इज रेक्टेंगल, बिकॉज ये क्वाड्रेंट था इसलिए 90 डिग्री था, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 25 रूट 2, अगर मैं क्वाड्रेंट में बात करूं, रेक्टेंगल में बात करूं, इंटू 30 माइनस 25 डिवाइड बाई रूट 2, ये मुझको पता है, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू दिस माइनस 625 डिवाइड बाई 2, हाफ इंटू दिस माइनस क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट एरिया होता है 1/4 इंटू आर स्क्वायर विच इज दिस 625 इंटू पाई। अब देखो ये निगेटिव वैल्यूज यहां नहीं दिखा, यहां नहीं दिखा, आंसर दोनों में ही होना चाहिए था। कमबख्त अगर नन नहीं होता तो मैं इसको देख के मार देता कि आंसर यही है, ऐसे वो पहले भी दिख रहा था क्वाड्रेंट माइनस होने वाला है, तो आंसर इधर सी है और डी है, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, नन है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस वन इज व्हाट 720 750 रूट 2 यहां तक है। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो ये दिखेगा 625 विथ दिस वन, यहां प्लस होगा बिकॉज क्वाड्रेंट में ये हम ऐड कर रहे हैं, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, प्लस 625 डिवाइड बाई 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 2, हमारा वैल्यू दिखेगा इन द टर्म्स ऑफ माइनस, तो ये यहां पे मुझको दिख गया और ये तो हमने क्वाड्रेंट माइनस किया है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सा विजुअलाइजेशन था, थोड़े से स्टेप्स आपको करने थे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क प्रोसेस, बहुत बेसिक सा है, हाँ लेंदी है, वर्डी है, तो आप राउंड 2 में जा सकते हो, बट आपको भी जैसा पता है कि टाइम एंड वर्क के लेंदी एंड वर्डी क्वेश्चन ही जनरली हुआ करते हैं, राउंड 2 में जाने के बाद भी हमें उसे सॉल्व करना होता है, बट हाँ इससे समझना होता है कि राउंड 1 के क्वेश्चन हमें जल्दी सॉल्व करने होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वो राउंड 1 में कैसे कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, सारे नाम आर से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर नाम से एबीसी से स्टार्ट होते तो अच्छी बात है। तो एनीवे हमने लिखा है राम, हमने लिखा है रवि एंड हमने लिखा है रतन, यही 3 हैं एंड ये 9 डेज में काम करते हैं, ये 12 डेज में काम करते हैं एंड दिस वन इज टेकिंग द 15 डेज, तो ये इनका टाइमिंग है। तो लेट्स वर्क डन इज एलसीएम जो कि 180 है, बेसिक से एलसीएम निकल जाएगा आपका। एफिशिएंसी हमारा क्या है, 1 डेज में मैं 20 काम करता हूं तो तुम 15 करते हो, तो तुम कितना करते हो 12 करते हो, ये हमने 1 डे का वर्क निकाला। अब क्या है, दे डिसाइड टू वर्क इन अ पैटर्न सच दैट मंडे को राम काम करेगा, मींस फर्स्ट राम काम करेगा, देन रवि काम करेगा, देन ऑन अ ट्यूसडे एंड देन रतन काम करेगा एंड सो ऑन, मतलब प्रोसेस 3 डेज का चल रहा है, हमें इसमें काम करना है। मैं बता सकता हूं कि चलो ठीक है, पहले दिन अगर तुम काम करते हो तो तुम 20 काम करते होगे, तुम 15 काम करते होगे एंड तुम 12 काम करते होगे, टोटल वर्क डन इज 47। मुझको इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। 47 इज द प्रोसेस वर्क इन 3 डेज,
180 टोटल वर्क डन है। इसके पास अगर पहुंचना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, पूरे प्रोसेस में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस लुक दिस वाज वन वर्क डन, ये इनका 1 डे का वर्क है, बट मैं इसको 3 दिन और मतलब 3 प्रोसेस रिपीट करवा रहा हूं। तो ये 60 काम करेंगे, ये 45 काम करेंगे, ये 36 काम करेंगे। वर्क डन हो जाएगा 21 कैरी 12, 141 वर्क डन हो जाएगा। 141 वर्क डन इन 3 प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। 180 वर्क डन करना है, मतलब वी कैन से अभी जो हमारा बचा हुआ है विच वन इज ऑल अबाउट 39 काम बचा हुआ है। 39 काम आपका बचा हुआ है। 39 काम को आपको करोगे कैसे? 39 वर्क डन में आप पहली बार इसको 20 दोगे, अभी भी 19 वर्क डन बचा हुआ है, ये 15 दोगे, देन अभी भी 4 बचा है, 4 दोगे। आपने ऐसा क्यों बांटा? द रिमेनिंग 39 वर्क डन उनके एफिशिएंसीज पे ही बटेगी, आप उससे ज्यादा काम तो नहीं करा सकते हो। मतलब मेरा जो रवि है वो 60 वर्क डन कर रहा है आउट ऑफ टोटल कितना, 180 में से। ये 60 वर्क डन कर रहा है आउट ऑफ 180 में से, तो वी कैन से ये 1/3 काम कर रहा है इन द प्रोसेस, बिकॉज आपको रवि के बारे में ही निकालना था। ये 80 आउट ऑफ 180 कर रहा है, ये रिमेनिंग 40 आउट ऑफ 180 कर रहा है। यही तो हमारा आंसर है। आपको प्रोसेस को लिखना होगा, प्रोसेस समझना होगा, रिमेनिंग को आप मैनुअली वर्कआउट करना होगा एज पर योर रिक्वायर्ड एफिशिएंसी एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। So this question is a basic question of algebra with only एक basic concept है, alpha plus beta is what and alpha into beta that is the product of roots and the sum of roots। आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है एंड आपके पास रूट्स क्या है, a एंड b। सो वी कैन से द सम ऑफ रूट्स हमें पता है -b/a जो कि 8 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है विच वन c/a जो 14 होगा। मुझको अगर दिख रहा है कि मुझको a क्यूब और मुझको b स्क्वायर में काम करना है, तो ऐसा करते हैं कि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकाल दें और हम क्या निकाल दें, a क्यूब एंड -b क्यूब भी निकाल दे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फंडा होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है आपका, दैट इज 64, माइनस 2ab कितना है 28। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, हम देखेंगे। अब देखते हैं a क्यू माइनस b क्यू क्या होता है। a क्यू माइनस b क्यू का जो होता है वो होता है a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ सॉरी प्लस करते हैं नॉट माइनस, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब a प्लस b का वैल्यू कितना है, 8 है, होल क्यूब जाएगा, यहां तक मुझको पता है, माइनस 3 इंटू ए बी इज व्हाट 14 एंड यू हैव a प्लस b इज 8, ये मुझको पता है, यहां तक तो पता है। मतलब ये भी आपके पास एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी कुछ इंटीजर देगा, ये भी आपके पास कुछ इंटीजर देगा, हमें इतना तो पता है बॉस, ये तो है। अगर सारे नंबर्स इंटीजर हैं जो यहां भी आपको दिखेंगे तो इरैशनल तो कभी नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। आंसर इसी दोनों में से होना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको दिखता रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां 1 दिखेगा प्लस आपका 1 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दिखेगा और क्या दिखेगा, बी दिखेगा। मैं पावर इंक्रीजिंग में लिख रहा हूं। अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए दिखेगा, मेरे पास ए क्यूब दिखेगा एंड मेरे पास ए बी दिखेगा। मैं ए बी को यहां पे लिख लेता हूं, ये मुझको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बी स्क्वायर दिखेगा और ये भी क्या है, सारे प्लस टर्म्स हैं। मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखेगा, मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखेगा एंड मेरे पास क्या दिखेगा, वी हैव नथिंग बट बी क्यूब, मेरे पास बी क्यूब दिखेगा, ये भी मुझको दिखेगा। यहां तक तो मुझको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो लेट्स सॉल्व। अब वैल्यूज के देख सकते हैं। अब देखो मुझको पता है कि ये इंटीजर है, मुझे पता है जो मैंने पहले बोला था ये इंटीजर है, मुझे पता है ये भी इंटीजर है, मुझे पता है ये भी इंटीजर है, ये भी है। इंटीजर का समेशन कभी भी रैशनल इरैशनल तो नहीं जा सकता है। आंसर इसी दोनों में होना चाहिए और सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। इसका यूनिट मुझको पता है 1 है, b प्लस ए दैट इज a प्लस b का यूनिट मुझको पता है कि 8 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस वन इज 6, 36 होगा मुझको पता है, तो इसका भी यूनिट कितना है 6 है, दैट वी नो। अब मुझको पता है क्या, यहां तक तो हमने इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो ये जो एंड होगा ये 2 से एंड होगा, यहां तक क्लियर है। दिस वन इज 512, यहां क्या हो जाएगा 2, यहां क्या हो जाएगा 2, 3 4 जा 12 एंड 6, ये 6 से एंड होगा। 2 में से 6 जा रहा है मतलब कैरी होके 12 जा रहा है, ये भी जो एंड होगा ये आपका 6 से एंड होगा, दैट इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब ए बी का यूनिट डिजिट हमें निकालना है, वो तो हमें पता है 4 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 देगा, दोनों का समेशन 0 होगा, यहां तक पता है। 12 प्लस 8 ये भी समेशन 0 देगा, ये 1 है, मतलब यूनिट डिजिट 1 होगी, विच इज ऑप्शन नंबर 1। या आप सॉल्व कर दीजिए, 431 इज द आंसर।
बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट यूज करने थे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे भागना नहीं था। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए एंड आंसर निकाल दीजिए। ये तो दिख रहा है कि आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट निकालिए या कैलकुलेशन कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पीएनसी। आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको लगा होगा कि बहुत टफ है, बट आप एक्चुअली इसको करने जाओ तो बहुत इजी होगा। आपके पास टोटल 4 लाइंस हैं, ठीक है, एंड 4 लाइंस पे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं और द 5 डॉट्स हैं। से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमें पता है 5 डॉट्स हैं। एंड हमें क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है। ट्रायंगल फॉर्म्स करने के लिए यू नीड 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स के बाद कंडीशन क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन सच दैट बेस इज वन ऑफ द अबव लाइन। बेस वन ऑफ द अबव लाइन होता है। तो अगर मैं बेस को डिसाइड करूं कि बेस कौन सा होगा, तो बेस डिसाइड करने के लिए वी हैव 4 आउट ऑफ सी, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई भी बेस हो सकता है। 1 करने का मतलब आउट ऑफ 4 कोई भी एक बेस होना चाहिए। 4 ऑप्शंस बेस करने के, मुझको पता है। अगर मान लो मैंने ये बेस डिसाइड किया है, अब बेस में भी तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होता है, बिकॉज बेस में 2 पॉइंट होता है। तो आउट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, मुझे किसी 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। पहले मैंने बेस डिसाइड किया कि आउट ऑफ 4 कोई भी बेस हो सकता है। बेस में मैं किसी को भी लिया, मतलब ये बेस कहीं भी हो सकता है। 2 पॉइंट है, दैट वन इज 5 into 4 is 10। ये मुझको पता है। हमने मान लो कि इसको बेस लिया है, तो इसके अलावा ऊपर एनवायरनमेंट में प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, तो 5 5 10 15 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 600, अ प्लेन सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने बेस डिसाइड किया, फिर बेस पॉइंट डिसाइड किए और टॉप वर्टेक्स डिसाइड किया, बस। और बॉटम वर्टेक्स भी हो सकता है, अगर आप ये पॉइंट लोगे तो बॉटम भी आ सकता है। मतलब आपने वर्टेक्स डिसाइड किया एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें पीएनसी अप्लाई होगा, आपको देखते ही पता चल जाता है, बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वी हैव 1 2 3 4, 4 लाइन्स हैं आपके पास, किसने, 4 पॉइंट्स पे। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पीएनसी। आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको लगा होगा कि बहुत टफ है, बट आप एक्चुअली इसको करने जाओ तो बहुत इजी होगा। आपके पास टोटल 4 लाइन्स हैं, ठीक है, एंड 4 लाइन्स पे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं और द 5 डॉट्स हैं। से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमें पता है 5 डॉट्स हैं। एंड हमें क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है। ट्रायंगल फॉर्म्स करने के लिए यू नीड 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स के बाद कंडीशन क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन सच दैट बेस इज वन ऑफ द अबव लाइन। बेस वन ऑफ द अबव लाइन होता है। तो अगर मैं बेस को डिसाइड करूं कि बेस कौन सा होगा, तो बेस डिसाइड करने के लिए वी हैव 4 आउट ऑफ सी, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई भी बेस हो सकता है। 1 करने का मतलब आउट ऑफ 4 कोई भी एक बेस होना चाहिए। 4 ऑप्शंस बेस करने के, मुझको पता है। अगर मान लो मैंने ये बेस डिसाइड किया है, अब बेस में भी तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होता है, बिकॉज बेस में 2 पॉइंट होता है। तो आउट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, मुझे किसी 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। पहले मैंने बेस डिसाइड किया कि आउट ऑफ 4 कोई भी बेस हो सकता है। बेस में मैं किसी को भी लिया, मतलब ये बेस कहीं भी हो सकता है। 2 पॉइंट है, दैट वन इज 5 into 4 is 10। ये मुझको पता है। हमने मान लो कि इसको बेस लिया है, तो इसके अलावा ऊपर एनवायरनमेंट में प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, तो 5 5 10 15 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 600, अ प्लेन सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने बेस डिसाइड किया, फिर बेस पॉइंट डिसाइड किए और टॉप वर्टेक्स डिसाइड किया, बस। और बॉटम वर्टेक्स भी हो सकता है, अगर आप ये पॉइंट लोगे तो बॉटम भी आ सकता है। मतलब आपने वर्टेक्स डिसाइड किया एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ बकेट, बॉस, बकेट तो इन्होंने लिख दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द बकेट। बकेट का इनको बताना चाहिए था व्हाट इज द शेप ऑफ द बकेट। ऐसे ये प्री एज्यूम्ड है कि शेप ऑफ द बकेट अगर कुछ नहीं बताता है तो फ्रस्टम का शेप होता है। सो दिस में जो बकेट, बट इन्हें बताना चाहिए था। हो सकता है कि बकेट आपका सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी हो, नहीं बताया है, दैट्स व्हाई आई एम एज्यूमिंग, अदरवाइज आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
अगर मुझको मानना होता तो मुझको पता है कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था अभी तक। बट आगे देखते हैं कि आगे क्या है, क्या सिलेंड्रिकल है, नहीं है। इसमें एक बात बोला गया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द बकेट इज 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 सेंटीमीटर मोर। मतलब ये फ्रस्टम बता रहा है, पहले नहीं बताया था, अभी बता दिया। दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट द कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब हो सकता है कुछ और भी सेफ हो, कुछ हो, बट इतना तो बेसिक बताया है, ये हमें पता है। इन्होंने देखा है, जो हमने ये लाइन पढ़ा, दैट वन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, और जहां पे लिक्विड है, और लिक्विड क्या है, देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द बकेट बिफोर द बॉल इज ड्रॉप्ड। अगर बॉल ड्रॉप नहीं करती है तो मान लो यहां तक वाटर है, तो यहां पे भी आपका एक बन रहा होगा वाटर लेवल इस टाइप से। ये जो रेडियस दिख रहा है ये 4 दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो रेडियस दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होता है, हम एक बॉल ड्रॉप करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये 200 सीसी, दैट इज 200 सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड जो अभी इसमें है। तो अब लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। यही हमारा चलता है फ्रस्टम का वॉल्यूम, 1/3 इंटू पाई इंटू दिस फैक्टर और दिस। अगर हम यहां से निकालना स्टार्ट कर दे, 200 इज गिवन, ये मेरा कितना है 1/3, ये मेरा पाई है, स्मॉलर रेडियस इज 3, दैट वन इज 9, द बिगर रेडियस इज 4 इज 16 प्लस 12 एंड द एच दिस वन इज 25 37 एच। अगर आप यहां से एच का वैल्यू निकालोगे तो 600 डिवाइड बाई 37 पाई इज द वैल्यू ऑफ एच। यहां तक हमें पता चल गया। सो इन द फर्स्ट लाइन का डेटा और जो आगे डेटा दिया है इससे हमने इतना तो निकाल लिया। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन। व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड द बकेट रेजिंग लिक्विड 2, यहां पे देखो वर्ड लिखा है 2 टू 1.3। 2 1.3 का क्या मतलब है, इफ अगर 1 है देन 1.3 तक टोटल होता है। बाय द थेल्स थ्योरम और द सिमिलैरिटी, आपको एक बात पता होनी चाहिए, इन द रेशियो टर्म्स, मैं जो लिखूंगा वो रेशियो टर्म्स लिखूंगा। इफ दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, then the ratio of the left or the right part is nothing but a minus b and the b minus c in the ratio terms। ये सिमिलैरिटी है और यही रेशियो है। इन दोनों का गैप if 1 है, ये गैप अगर 1 है और आप चाहते हो कि वाटर लेवल जो हाइट रेज करे वो 1.3 जाए, ये 4.3 हो, तो यहां का गैप भी 0.3 होना चाहिए। देखो 1 एंड द 0.3, ये जो पोर्शन का रेडियस है वो 1.3 है, मुझको पता है। दैट इज सिमिलैरिटी। अगर मैं इस हाइट को h बोलूं, अगर मैं इस हाइट को h बोलूं तो ये जो है 3/10 h है, 0.3 को लिखते हैं, यही h है। मुझको चाहिए इस पोर्शन का वॉल्यूम, वाटर लेवल रेज और द राइज इज ड्यू टू द बॉल। अगर मैं इस पोर्शन का वॉल्यूम निकाल दूं देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मेटल बॉल जो इसमें ड्रॉप हुआ है। अब देखो दिस इन्होंने एक बात और नहीं बोली है जो आपको पता होना चाहिए, दिस बॉल इज सबमर्ज्ड फुल्ली, ये बोलना चाहिए था, नहीं बोला है, कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट इज 1/3 पाई इंटू दिस आर स्क्वायर इज 16 प्लस अपर आर स्क्वायर इज 4.3 का होल स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू आर इंटू आर इज 4 3 12 16 17.2 इंटू हाइट। अब ये जो हाइट है हम ओनली इस हाइट को देखेंगे, ये जो हाइट है ये 3/10 h है इंटू 3/10। चले इसको हटाते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स डू सम कैलकुलेशन हियर। आप कैलकुलेशन को नॉर्मली भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर कि मैं आपका टाइम बचा दूं। ये दिखेगा 1/3, ये दिखेगा पाई, ये मुझको पता है 16 है और 4.3 का मतलब 50 से 7 कम है तो यहाँ 49 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 25 माइनस 18 18.49 प्लस 17.2। So I'm going to do calculation से 4 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4.3, अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो दिस वन इज 51.69 इंटू हाइट आपका कितना है, हाइट इज 600 डिवाइड बाई 37 पाई इंटू 3/10। अब कैंसल आउट करते हैं, जो भी कैंसल आउट हम कर पाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है। लेट्स डू लाइक दिस, पाई टू पाई कैंसल आउट हो गया, 3 to 3 कैंसल आउट हो गया, 10 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे बचा क्या, हमारे बचा है 51.69 इंटू 60 डिवाइड बाई 37। आप अप्रोक्सीमेशन में इसको 51 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मुझको पता है कैन नॉट बी तो आंसर नहीं है, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो।
ये देखो जो भी होगा 60 से तो ज्यादा होगा। अब तीनों 60 से ज्यादा हैं, आप अप्रोक्सीमेशन कर दो, ये 81 82 के पास होगा। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। 51.69 into 60 divide by 37, this value is 83.82। ये 83.82 है। नियरेस्ट मुझको अगर आंसर करना होगा तो आंसर इज 80। इट इज नॉट द राइट आंसर बट द नियरेस्ट एंड द बेस्ट आंसर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग। आप इसको अप्रोक्सीमेशन जा सकते थे, यहां आप इसको कैंसिल आउट करते, 1 पॉइंट समथिंग होता, 16 से कर देते, इट्स नियर टू 80 आंसर आता। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80। so this was the solution of this question। ओके, सो दिस वन इज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा एंड द लॉग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूंगा, आपको जो पसंद आया आप उस टाइप से एग्जाम में यूज कर सकते हो। आपके पास एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, या आपके पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हम ऐसा मानते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं कि ऐसा है। और मुझको एक बात पता है कि log x स्क्वायर बेस x का वैल्यू 2 होता है। अगर मैंने सबको इक्वल मान लिया, पहला वन वैल्यूज पुटिंग, अगर सबको इक्वल मान लिया तो मुझको पता है ये एक्स स्क्वायर होगा, बिकॉज एक्स वाई इक्वल है। तो ये दिखेगा 1 अपॉन, अगर आप देखिएगा तो log x स्क्वायर बेस a मतलब 1/3। यहां पे जेड भी y के बराबर है, तो ये दिखेगा, अगर आप देखिएगा तो log y स्क्वायर डिवाइड बेस y मतलब ये भी 1/3 दिखेगा, ये भी 1/3 दिखेगा। इट मींस टोटल वैल्यू 1 होगी। ये आंसर नहीं हो सकता है। सारे अगर इक्वल हैं तो 1 क्या होगा नहीं होगा मुझको नहीं पता, ये आंसर नहीं हो सकता। और ये तो 1 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। अब आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 3 1 हो सकता है, आप दूसरे वैल्यूज के भी ट्राई करके देख लो। लेट्स अज्यूम सबके सब 2 हैं, मान लिया अगर 2 है तो भी आंसर 1 है, मतलब ये आंसर तो नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेथड जो आप यूज कर सकते हो प्रॉपर एग्जाम में। तो एक चीज याद रखिएगा, लॉग में अगर आप इक्वल टू मानते हो तो कभी भी 1 मत मानना, या ऐसा कुछ मत मानना क्योंकि लॉग के कंडीशन को वैलिड कर दे। लॉग में बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो हमने सॉल्व किया कैसे? वैल्यूज पुटिंग से। आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन से भी, मतलब कॉन्सेप्ट से भी। इसको सॉल्व करते हैं कि लिखा हुआ क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है 1 अपॉन लॉग वाई जेड बेस एक्स प्लस लॉग एक्स बेस एक्स, बिकॉज ये 1 है। मैं बस एक ही टर्म्स को लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पे देख लूं, आपको एक बात पता है, मैं फॉर्मूला रिपीट कर दूंगा। ये लिखा हुआ है log एक्स वाई जेड बेस एक्स, क्योंकि हमें पता है log m इंटू एन इज एक्चुअली इक्वल टू log m प्लस log n। अगर बेस सेम है, दोनों का बेस x है, अगर मैं बाहर निकालता हूं तो प्रोडक्ट हो जाता है। और मुझे दूसरा कुछ भी पता है, log 1/a बेस b इज इक्वल टू log b बेस a, हमें ये पता है। या आप इसको बोल सकते हो कि log b बाई log a भी लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है log, जो नीचे है ऊपर जाएगा, अपॉन log xyg, ये ठीक है। सिमिलरली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है log y अपॉन log xyg। उसे इस पे काम कर सकते हैं log z अपॉन log xyg। log xyg सब में कॉमन है, तो मुझे पता चलेगा log x प्लस log y प्लस log z। log x प्लस log y log z इज इक्वल टू उसी फॉर्मूले से log xyg होगा, log xyg होगा। ये मुझको पता है, विथ कंडीशन अप्लाई कि xyg 0 नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू 1 देगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है। नहीं तो वैल्यूज भी पुट कर दिए, बट लॉग कंडीशन को या किसी भी कंडीशन को वायलेट मत कीजिए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा विद द सिंप्लीफिकेशन। हमें करना क्या है, हमें निकालना है गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट। अब दो चीज है, अगर आप अलजेब्रा में टफ क्वेश्चंस पे या इवन रैशनल इरेशनल में टफ क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालते हो, उससे बेटर होता है कि हम ऑप्शंस को स्क्वायर करके देख ले कौन वहां तक पहुंच रहा है। ये पहला मेथड है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे कभी भी रैशनल इरेशनल के टफ क्वेश्चन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट पूछा, तो बेटर है कि आप ऑप्शंस को उस पे रेज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा है वैल्यूज पुटिंग। तो एक तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं स्क्वायर करके दूंगा, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि जो आंसर हमारा आएगा उसको स्क्वायर करने पे क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, मैं पहले पुट करूंगा x इक्वल टू 0, बट कम वक्त नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दी अबव है, तो x का वैल्यू एक और पुट कर दूंगा। कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि आंसर इसी में है, तो x इक्वल टू 0 पुट करके आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए था। अगर मैं x 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 0
प्लस √1 अंडर रूट इज √2। जो √2 देगा मैं उसको आंसर मान लूंगा। यहां देखो आपके पास ये जो आपके पास है 1/√2 है, यहां पे आपके क्या दिखेगा √1 बिकॉज बाकी 0 है, प्लस √1 इज 2 √2, ये √2 देगा आंसर, ये हो सकता है। यहां देखिए 0 पुट कीजिएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा, ये √1 माइनस √1 होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, ये 0 देगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 1/√2 इंटू √1 इज इक्वल टू 1/√2। मुझको तो पक्का पता चल गया कि बॉस ये दोनों आंसर नहीं है। अब नन ऑफ दी अबव आंसर है। इसके बाद में अगर कुछ x का वैल्यू 1 अगर मैं लेना चाहूं, जस्ट देखो आप 1 का वैल्यू मैं लेना चाहूंगा तो यहां देखिएगा 1 + 1 2 तो √3, 2 + √3 का रूट निकालना हेडेक हो सकता है। तो मुझको पता चल गया अभी तक कि आंसर चाहे तो A है या D है। मैंने वैल्यूज पुटिंग से वैल्यूज निकाल दी। अब मैं करना चाहता हूं कि चलो इतना नहीं करते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ये वैल्यू मुझको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आंसर नन को हम लोग आगे चल जाएंगे, स्क्वायर करते हैं। 1/√2 आपका 1/2 दिखेगा। मैं कुछ और वैल्यू के साथ भी जा सकता था। अगर आपको याद है कि 1 + x² + x4 कोई परफेक्ट स्क्वायर देता है या नहीं देता है तो ठीक है, नहीं तो आप ओमेगा भी लगा सकते हैं, उतना नहीं जाना है। अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, दिस इज a + b का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a स्क्वायर 1 + x + x² प्लस b स्क्वायर इज 1 - x + x² twice of ab under root of 1 + x + x² and the 1 - x + x²। अगर मुझको करना होता तो मैं ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे जाता। एग्जाम में इतना टाइम लगाते नहीं हम लोग, बट एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1/2 है, x से x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या है 2 × 1 प्लस यहाँ देखो 1 बचा है, यहाँ 1 इज द 1, यहाँ x² 1 + x² प्लस 2 × दिस वैल्यू। देखिएगा आप, अगर आप 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 + x² तो मिल गया। क्या अंदर ये मिल रहा है? मुझको पता है कि 1 + x + x², 1 - x + x² का एक्सप्रेशन ये होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1/1 कैलकुलेट कर सकते हो, या a + b, a - b के फॉर्मूले से भी जा सकते हो। 1/1 कैलकुलेट करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 - x + x², x से मल्टीप्लाई करते हैं x - x² + x³ x² से मल्टीप्लाई करते हैं x² - x³ + x4। देखिए क्या बचा, -x + x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या 1 जो यहाँ पे है। आपके पास क्या है x² कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x², एंड आपके पास क्या है x³ ± कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x4। हाँ, ये आंसर है। तो आपकी लर्निंग यही है कि कुछ वैल्यूज पुट कीजिए और देख लीजिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 1 + x + x² इंटू 1 - x इंटू x² लीड्स टू दिस वैल्यू 1 + x² + x, जो बहुत बार एग्जाम्स में दिखे हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मुझे तुक्का मारना होता, मैं 0 के साथ जाता, एक ऑप्शन बचा था। नन ऑफ दीज को बहुत रेयर हम लोग देखते हैं, बट चेक करने के लिए हमने पूरे प्रोसेस को डाल दिया, उसको स्क्वायर करके देख लिया। या किसी और वैल्यूज के साथ आप खेल सकते थे अगर आप खेलना चाहते हैं तो ये है आंसर सॉल्यूशन डिटेल्ड क्वेश्चन ऑफ IFT स्क्वायर रूट क्वेश्चन। दिस वन इज अनदर क्वेश्चन ऑफ लॉग इन IFT 2018। बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं चाहता हूं ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी हमें 2-3 बातें पता होती हैं। इन जनरल लॉग अपने पावर पे जनरली काम करता है क्योंकि पावर बाहर निकलते हैं इन जनरल। इसका मतलब मुझको पता है यहां भी 2 है, 2 रेज़ टू पावर है, 2 है, 2 रेज़ टू पावर है, तो 12 आंसर नहीं होना चाहिए। देखते हैं, मैंने कट किया है, हम क्रॉस चेक कर देंगे लास्ट में। दूसरा में पता है लॉग बेस ए वैल्यू क्या होती है 1। यहां देखो x बेस 2 है, अगर मैं यहां पे 2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x = x कैंसिल हो जाएगा, 16 = 64। ऐसा नहीं हो सकता है, 16 कभी भी 64 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि बॉस ये आंसर नहीं है, मुझको 2 पता है। तीसरा मुझको पता है कि log b बेस a में बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बेस कैन नॉट बी 1। अब देखो यहाँ पे आपका बेस क्या है x/64, x/16। अगर मैं यहाँ 16 डाल दूं तो बेस मेरा 1 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बस खत्म हो गया, ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बट हमने सब कुछ तो देख लिया, हमने 2 को देख लिया, हमने 16 को देख लिया, 12 जस्टिफाई नहीं किया। तो जो जस्टिफाई कर रहा है, आइए उसके लिए इसको प्रूफ करते हैं इक्वल है या नहीं है। नहीं तो आप अगर कॉन्सेप्ट से बनाने लगोगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट बनेगा क्यों नहीं बनेगा। तो हम लोग पुट करते हैं लॉग
4 base log 2. log b base a is equal to log b. This is equal to log 2. यहां क्या हो जाएगा, देखो आप log m डिवाइड बाई n का जो वैल्यू होता है वो होता है log m माइनस log n. तो यहां लिखते हैं log 4 माइनस log 64. बेसिक मैंने यही लिखा. अब इसे अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मुझको पता है ये कैंसिल आउट हो गया. देखते हैं कि क्या हमारे पास बच रहा है. ये log, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू log 2 बिकॉज 2 स्क्वायर है. यहां भी क्या लिखा हुआ है 2 इंटू log 2 माइनस 2 रेज टू पावर 6 है 6 इंटू log 2. log 2 अगर कैंसिल आउट होता है तो यहां बचता है 2 अपॉन माइनस 4 मतलब माइनस 1/2. LHS हमारा माइनस 1/2 हुआ. RHS देखते हैं. log 2 अपॉन log 4 माइनस log 16. सेम वो फंडा मैंने लगाया है. तो यहां दिखेगा log 2, यहां हमारा दिखेगा log 2, यहां दिखेगा log 2, बाहर 2 दिखेगा और ये दिखेगा माइनस 4 इंटू log 2. log 2 कैंसिल आउट हो गया. 4 कैसे हुआ, 2 रेज टू पावर 4 इज 16 is again minus 1/2. LHS is equal to RHS. Hence answer of this question is B. आप कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाओगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आंसर्स आएंगे. मैंने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाना चाहा, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था. अगर नन ऑफ दीज होता तो मैं कॉन्सेप्ट देखना पड़ता. दो अगर 4 के लिए सेटिस्फाई हो रहा था तो बहुत अच्छी बात है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया और इस टफ क्वेश्चन जो दिख रहा था उसको बहुत इजीली सॉल्व कर दिया. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 4.